आज हम लोगों का फर्स्ट डे है, दोबारा सेशन स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि आईआईटी का जो एग्जाम देने आप जा रहे हैं, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्योंकि जब किसी लड़ाई को लड़ा जाता है तो उस लड़ाई के बारे में, दुश्मन के बारे में सारी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से कम समय में जो 4 हम लोगों को मौके मिल रहे हैं आईआईटी जेईई की मेंस एग्जामिनेशन के लिए, उसमें हाई स्कोर हम कैसे करें। तो बच्चों सबसे पहले ये बता दें कि आईआईटी का एग्जामिनेशन जो है वो एनटीए ऑर्गेनाइज कर रही है 2019 से। आपको पता होगा एनटीए मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी, और ये एक ऐसी एजेंसी है जिसके एग्जामिनेशन में कोई भी कमी नहीं होती। इतना अच्छा एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करती है एनटीए कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो बात आती है आईआईटी का जो एग्जाम देने जा रहे हैं, इसका मेंस का पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। बेटा यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टोटल आईआईटी के एग्जामिनेशन में यू विल हैव 90 क्वेश्चन। ठीक है, 90 क्वेश्चन में क्या है, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 मैथमेटिक्स के और 30 केमिस्ट्री क्वेश्चन होंगे। हम लोग बेटा यहाँ मैथमेटिक्स की बात करने जा रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन में 20 जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो एडवांस में आते हैं, मेंस में नहीं आते। ठीक है, दूसरी बात देख लो बेटा यहाँ पर, तो ये एमसीक्यू होंगे जिसमें सही के 4 नंबर और गलत के, अगर 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो वो आपका एक सही क्वेश्चन गायब करेगा, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अच्छा बचे 10 क्वेश्चन। बेटा 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इनका आंसर जो होगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि भाई cosec 30 की वैल्यू, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आप उसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके के 10 क्वेश्चन होंगे और यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, मतलब आपको इसमें 5 चॉइस मिल जाएंगे। ठीक है, तो 50% अगर क्वेश्चन कर लोगे इसमें से तो तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के अटेम्प्ट। बात समझ में आ गई? इतना पेपर पैटर्न सबको क्लियर है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द बेसिक मैथमेटिक्स, जो इस आईआईटी के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमें बेसिक कंसेप्ट ही हमारे क्लियर नहीं है तो हम लोगों को प्रॉब्लम आती रहती है। जैसे भी कई बच्चों से मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि सर हमारी कैलकुलेशन एरर हो जाती है, कुछ बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है, जिसकी वजह से हमको दिक्कत आती है। किसी बच्चे ने कहा सर डिटर्मिनेंट में दिक्कत आ रही है, किसी बच्चे ने कहा कि फंक्शन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 1 बाय 1 उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं हम अबाउट दी नंबर सिस्टम। उम्मीद है कि सबको पता होगा नंबर सिस्टम के बारे में, लेकिन जल्दी से एक क्विक रिव्यू दे रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बेटा बात होती है अबाउट द नेचुरल नंबर्स। वन टू थ्री अप टू इन्फिनिटिव, ये एक आपका नेचुरल नंबर का सेट है और ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। बेसिकली इनको सेट थ्योरेटिकल नोटेशन में हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं।
इसके बाद में आ जाता है बेटा नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर दो तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं, 0 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसको सेट थ्योरेटिकल नोटेशन में W से डिनोट किया जाता है। बेटा इसके बाद में लोग बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर में जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनमें नेगेटिव नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये एक जो सेट फॉर्म करेंगे वो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। तो बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 टिल प्लस माइनस इंफिनिटी। इसको बेटा Z और I से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स के बाद में आता है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम लोगों ने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दे रहे हैं। पहला पार्ट है आपका रेशनल नंबर्स, इसे Q से डिनोट करते हैं, और ये इर्रेशनल नंबर इसे Q नॉट या Q से डिनोट करते हैं। Q नॉट का मतलब Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, मतलब जो रेशनल नहीं है दीज आर इर्रेशनल। अच्छा जरा देखो बेटा ध्यान से, रियल नंबर को हम लोग R से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई, कोई बताएगा? अच्छा, खाली P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दें तो रेशनल नंबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सके और Q इक्वल टू नॉट 0 और P और Q दोनों ही क्या हो, इंटीजर्स हो, तो ये आपके रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और ये रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे अगर P और Q को प्राइम है। को प्राइम समझते हैं आप लोग? अभी बताते हैं। देखो भाई, तो रियल नंबर समझ में आ गया, और इन सारे नंबर्स को कंटेन करने वाला एक बड़ा सा सेट होगा जिसे बोलेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर इंटीजर्स का, इंटीजर रियल नंबर का, और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट समझते हो ना भाई? प्रॉपर सबसेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें बड़े वाले सेट के कम से कम ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो इसमें ना हो। जैसे मैं तुमसे कह दूं एक सेट 1 2 3 है और इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, 1 2 या 2 3, मतलब कम से कम एक एलिमेंट, या सिंपल 2 लिख दिया जाए या नल सेट लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर ध्यान कर लो कि सबसे पहले 4 ऑप्शन दे दिए गए भाई, आपसे कहा गया इसमें कौन सा करेक्ट है, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, इनको बाद में लिख दिया, तो इस पर ध्यान दे देना, बहुत सिंपल की बात है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी इंटीजर्स में। बेटा इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर समझ के क्या होंगे, जो इंटीजर्स 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन इंटीजर्स होंगे, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस एंड सो ऑन। ऑड इंटीजर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? अच्छा, अब हम लोग बात करें नेचुरल नंबर्स में जो है, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक हो गए प्राइम नंबर्स और दूसरे हो गए कंपोजिट नंबर्स। ठीक, प्राइम नंबर्स क्या है बेटा, जानते होंगे सब लोग, जो नंबर खुद से हो या 1 से हो, प्राइम नंबर्स। स्टार्ट कहां से होते हैं भाई, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स जो कि
कम से कम अपने और एक को छोड़कर किसी कम से कम एक नंबर से जरूर डिवाइड हो। तो कौन कौन से हो गए? 4, 6 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है भाई? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, सबसे बड़ा पता नहीं, ठीक है। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2, और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 1। प्राइम नंबर नहीं होता, नोट कर लो बेटा इस बात को। 1 जो है इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी ना बेटा। प्राइम में भी 2 वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें प्राइम आता है, लेकिन वो प्राइम नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि को प्राइम मैंने पूछा और तुम में से किसी ने जवाब नहीं दिया को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, को प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को हम लोग कहेंगे जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 5 और 6, क्या 5 और 6 के बीच में कॉमन फैक्टर है बेटा? एक है, 1 है, 1 है ना। तो मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सच नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। क्लियर बात है? ठीक है। अच्छा, तो क्या जरूरी है कि जो लगातार नंबर होते हैं वही को प्राइम हो? जैसे मैंने कहा 5, 6 है, 6, 7 भी को प्राइम है ना, 9, 10 भी को प्राइम है। तो क्या जो कंटिन्यूएशन में नंबर हैं क्या वही को प्राइम हो सकते हैं क्या, या इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है? आप कहोगे कोई भी ऐसे नंबर, जैसे मैंने कहा 9 और 20, इनके बीच कोई कॉमन नंबर है 1 के अलावा? नहीं है। तो 9 और 20 आर आल्सो को प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, इतना बिगाड़ दें। फिर इसके बाद में यहां वर्ड यूज हुआ है, आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं, ट्विन प्राइम। कोई बताएगा बच्चों इसमें से हमको? हाँ, वेरी गुड। जिसका डिफरेंस नहीं, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 और 5 है ना, 7 और 9 होगा ना। अच्छा, 7 9 कौन बोल रहा है? यस सर। अरे भाई 9 प्राइम नंबर है? नहीं है। तो ऐसे 2 नंबर्स जैसे 11 और 13 है ना, 5 और 7, ये सब क्या है बेटा? ट्विन प्राइम्स। ये चीज जो तुम्हें अच्छा लगे उसको नोट करते रहो। ट्विन प्राइम्स क्या हो गए? ऐसे प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 हो। हाँ, जीरो न्यूट्रल है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उसको हम इवन नंबर का ट्रीट कर देते हैं। जीरो इज अ नेचुरल नंबर, मतलब उसको बोल सकते हैं न्यूट्रल है, इस पर कोई साइन नहीं, इवन ऑड। लेकिन जहां पर जरूरत पड़ती है, प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे, इवन की बात करेंगे, तो उसमें जीरो को हम लोग एज ए इवन नंबर ट्रीट करें, ठीक है। तो बेटा हमने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिखे हुए हैं, नेक्स्ट टाइप कर दो। 1 बाय 1 रिमार्क जो है यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा पहला रिमार्क है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे। ये बात जानते ही हो भाई। जैसे 2 लिखा है तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन 3/4 को इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बेटा, नेगेटिव ऑफ ए इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। भाई √2 इरेशनल है, √2 इरेशनल है कि नहीं है? तो -√2 भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है कि किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम है वो हमेशा इरेशनल रहता है, ठीक है ना। जैसे 2 है रेशनल है, √3 इरेशनल है, 2 + √3 कैसा हो जाएगा? इरेशनल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होगा। सहमत हो मेरी बात से? जैसे 2 है और √3 है, तो जब 2 को √3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 2√3। इसका मतलब 2√3 कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, नॉन जीरो यहां वर्ड बोला है, अगर मान लो 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? 0। और 0 कैसा नंबर है? आप कहोगे रेशनल नंबर।
कोई कंफ्यूजन? जैसे मैं तुमसे कह दूं एक नंबर 0 है, दूसरा √3 है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 0, मतलब रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, फिर सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन, दो इरेशनल नंबर का नॉट नेसेसरली कि वो इरेशनल नंबर हो। जैसे 2 + √3 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई करो, इवन क्या मिलेगा? रेशनल इरेशनल? रेशनल 1 मिलेगा ना, 4 - 3 आ जाएगा। अरे देखो, जैसे मैं कहूं 2 + √3, 2 - √3 कितना आ जाएगा भाई? 4 - 3, कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ बेटा। कुछ यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट जल्दी से बता दे रहे हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से पता है सबको? कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? लास्ट की प्लेस पर 2 आ जाए। 3 से डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट क्या हो जाए? उसका सम, जो भी नंबर आए वो 3 का मल्टीपल होगा। 4 से डिविजिबिलिटी, लास्ट के 2 प्लेसेस 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, 5 से लास्ट में 0 या 5 हो। 6 से इवन हो और सम 3 से डिविजिबल हो। 7 से कितने लोग पता है? 7 से डिविजिबिलिटी कितने लोग पता है? देखो, जैसे मैं तुमसे कह दूं 343, इसको देख के बताना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉन डिविजिबल बाय 7। तो सिंपली क्या करो बेटा, यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 3, इसका 2 टाइम कितना होगा? 6। 3 हटा दो, कितना बचा? 3 हट क्या बचा? 34। 34 में से 6 घटाओ, कितना आ जाएगा? 28। ये 28 मल्टीपल ऑफ 7 है कि नहीं है? इसका मतलब 343 डेफिनेटली डिविजिबल बाय 7 होगा। मतलब क्या होगा भाई, नियम क्या बन गया कि अगर यूनिट प्लेस का ट्वाइस में से रिमेनिंग पार्ट को क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए, और वो नंबर क्या हो जाए? 7 के टेबल में आ रहा हो तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। एक बात और बता दें, मान लो एक बार नहीं आ रहा है तो दोबारा भी कर सकते हो काम। जब बड़ा नंबर आ गया तुम्हारा, फिर आपने क्या किया कि भाई हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते, वो काम जो प्रोसेस है दोबारा अप्लाई कर सकते हो। और अगर वो नंबर जो भी आ रहा है फाइनली वो 7 का मल्टीपल या 0 आ रहा है, तो सिंपली आप क्या कह दोगे? आप कह दोगे कि वो नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसका यूज कम आएगा, लेकिन फिर भी जब पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़े। 8 से डिविजिबिलिटी, 8 से डिविजिबिलिटी क्या होगी भाई, कौन बताएगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा 8 से डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट टर्म नहीं, लास्ट के अगर 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 से का मतलब क्या हो गया भाई? 9 की डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी जैसी है। अगर सारी डिजिट का सम एक ऐसा नंबर आता है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 9, देन वी विल से कि नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 10 से डिविजिबिलिटी जानते ही हो क्या है? 0 होगा आखिरी में तो 10 से डिविजिबल होगा। 11 तक देख लो, 11 की डिविजिबिलिटी क्या होगी भाई? इवन नंबर जो इवन प्लेसेस की डिजिट है और ऑड प्लेसेस जो हैं उनकी डिजिट को जोड़ दो और दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल या अदरवाइज डिविजिबल नहीं। जैसे लिखा हुआ है 1331, पहले 1 2 1 देखो, तो ये क्या है बेटा? पहली और तीसरी प्लेस है, इनका जोड़ कितना हुआ? 2। 2 - 2 0, 11 डिविजिबल है। जरा यहां देखो 1 3 3 1, बेटा इवन में कौन कौन है? ये और ये, 3 और 1 4, 3 और 1 4, कैंसिल कितना आ गया? 0। 11 डिविजिबल। ठीक है, कुछ नोट करना है इसमें कि आगे बढ़ जाए? कुछ नोट करने वाली चीज लग रही तुमको? ठीक है, आगे आ जाता है। बेटा कहीं भी लगे कि बहुत तेज हो रहा है तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे 1 टर्न मिला हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, तो जल्दी नहीं करना पड़ेगा। कोई अगर कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रिमाइंडर इन फैक्टर थ्योरम। ये आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ था। बेटा किसी भी पॉलिनोमियल को विदाउट
डिवीजन हम ये पता कर सकते हैं कि वो एक लीनियर एक्सप्रेशन या क्वाड्रिक एक्सप्रेशन से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये क्या कहता था कि भाई मान लीजिए fx कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 या 2 से ज्यादा है, एक डिग्री का तो सिंपल दिखाई पड़ जाएगा, है ना। 2 डिग्री या 2 से ज्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल है, और अगर ये x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो एफ ए बराबर 0, इसका मतलब x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? दूसरी बात देखो, मान लो एफ ए की वैल्यू के आई, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया k इज द रिमाइंडर when fx is by x माइनस। मतलब अगर x माइनस ए से हम लोग fx को डिवाइड कर दें तो जो रिजल्ट मेरे सामने आएगा अगर वो 0 है, इसका मतलब उसका फैक्टर है, अदरवाइज जो बच रहा है वो उसका क्या हो रहा है? रिमाइंडर हो रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, आपसे पूछा जाए कि x माइनस 1 से डिवाइड करने पर इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, या क्या x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है? तो सिंपली क्या करो बेटा, यहाँ पे x बराबर 1 रख दो, तो 1 प्लस 5 प्लस 3 दिस इज 9 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और जो 9 आया बेटा क्या होगा? विल बी रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आ गई भाई फैक्टर थ्योरम क्या होती है? क्लास 10 में पढ़ी होगी तुम लोगों ने, एक जल्दी से एक रिव्यू दे रहे थे। जैसे एक क्वेश्चन तुमको मैं कहूं, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि शो करना है कि x माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का फैक्टर है, ट्रू या फॉल्स? है ना, सिंपली आपने 3 रखा हुआ यहां पर और आपको 0 मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई कि x इक्वल टू 3 इज द फैक्टर ऑफ x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। बेटा जरा दूसरा देखो, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि डिवीजन एक्चुअल डिवीजन, बेटा पीछे से लो, साइड पीछे की, क्वेश्चन रह गया था। लिखा है 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिविजिबल है। कैसे करोगे भाई, अप्रोच बताओ जल्दी से। हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, ठीक एकदम सही। यहां से सिंपली सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा भाई? x माइनस 2 एक्स माइनस 1 आएगा, अलग अलग 0 रखो तो x बराबर 2 x बराबर 1, इसके जीरोस होंगे। x बराबर 2 रखो यहां पर, अगर 0 आ गया इसका मतलब x माइनस 2 से डिविजिबल, 1 रख दिया डिवाइड हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया? ये से डिविजिबल। ठीक है ना, चल नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इनको वन बाय वन हम फटाफट डिस्कस कर ले रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी कुछ आपको पता होगा। पहला है बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। Sometimes a plus b whole square can be written as plus 4ab. A minus b whole square is same as a plus b whole square minus 4ab. A square minus b square is a plus b, a minus b.
ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसको बेटा जब ओपन करो तो कितना आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अगर इसको ओपन कर दोगे बेटे तो 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, जरा फिर देखो बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी। बेटा ये फार्मूला देखा क्या, ये फार्मूला भी देखा है। अगर इसमें हम 2abc कॉमन ले लें तो क्या जाएगा, 1/a 1/b 1/c आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा अगर देखो बेटा 1/a 1/b 1/c बराबर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर हो जाए। ठीक है, बस समझ में आ गई। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस रिजल्ट का यूज करना है, कैसे यूज करना है, और एक सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूं, जरा मुझे बताओ कैसे हल करना होगा। मैंने कहा भाई प्रूव करिए हाँ भाई, एक क्वेश्चन लिखा है 1/x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1/y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 1/z माइनस एक्स का होल स्क्वायर को 1/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस जेड प्लस 1/z माइनस एक्स का होल स्क्वायर करना है। प्रूव हो पाएगा? हाँ, हो गया भाई। चलिए देखो बेटा, एक्चुअली में ये मैंने तुमसे कहा कि इस जो रिजल्ट मैंने तुम्हारे सामने बताया हुआ है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको यूज करना है ना। ये मैंने पहले बताया कि अगर ये रिजल्ट तुमने ना देखा होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी आफत होती। ठीक है, पूरी दिन। अब रिजल्ट को यूज करके तो कितना क्वेश्चन आसान सा हो गया। यही छोटी छोटी ट्रिक्स जो है वो हमें दिमाग में रखनी है, क्योंकि बेटा कोई भी क्वेश्चन आईआईटी में ऐसा थोड़ी ना वो तुमने पहले देखा हुआ क्वेश्चन आएगा, हर बार एक नया क्वेश्चन होता है। तो आपकी अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। देखो भाई,
अगर तुम इसको देखो तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हमें ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्रूफ करना है, ये तो लिखा था मैंने। और ये पॉसिबल कब होगा बेटा, जबकि 1/a 1/b 1/c 0 हो। बेटा हमने ए किसका है 1/x माइनस वाई, तो 1/a क्या होगा x माइनस वाई। 1/b कितना होगा बेटा y माइनस 1/c z माइनस एक्स। सबका जरा फटाफट ऐड कर दो, कितना आ गया 1/a 1/b 1/c 0 आ गया, आए ना। 0 आने मतलब क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है, समझ में आ गया ना, दिखा दू। हाँ भाई नेक्स्ट देखो बेटा, फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये बेटा होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। और अगर अगेन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा, ठीक है ना, ठीक है। इस फार्मूले का बेटा यूज होता रहता है, ये ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़े बेटा, कई बार बेटा हम लोग डिटर्मिनेंट में या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कई बार हमारे सामने इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, ट्रू की फॉल्स। मेरा सवाल ये है कि ये गिवन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव है, ट्रू या फॉल्स। पॉजिटिव में समझे ना, whatsoever the values of a b and c we will have always positive। ए बी सी सब डिफरेंट है, तो क्या ये पॉजिटिव है या कैसा है, ये कैसे जानोगे। किसी भी एक्सप्रेशन को देख के आप ये कैसे जानते हो कि ये नंबर, ये एक्सप्रेशन पूरा पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। अगर एल्जेब्राइक फंक्शन है बच्चों, तो आप तभी कह सकते हो ये हमेशा पॉजिटिव है जब वो होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। जैसे मैं तुमसे कहूं a माइनस बी होल स्क्वायर, तुम्हारे दिमाग में आ गया सर ये तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। 0 बेटा कब होगा, जब a की वैल्यू b के इक्वल होगी, है ना। तो क्या ये वैसा लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। आओ जरा देखें फटाफट। अगर बच्चों इसको हम 1/2 लिख दें और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। 2a स्क्वायर को मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। क्या इस एक्सप्रेशन की भावनाएं आहत हुई। बेटा ये बुरा तो नहीं मान रहा है एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन बुरा कब मानता है, कुछ मल्टीप्लाई करो लेकिन डिवाइड ना करो बुरा मान जाए, क्योंकि तुमने उसकी आइडेंटिटी बदल दी ना। क्या तुमने इसकी आइडेंटिटी बदली, नहीं बदली ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर 2 टाइम हो गया, बी स्क्वायर 2 टाइम हो गया, सी स्क्वायर 2 टाइम हो गया,
2ab 2bc 2c है, सब 2 टाइम हो गए, 2 कॉमन लेके यहाँ पे 2 डिवाइड कर दो, यू विल हैव द सेम एक्सप्रेशन। ठीक, और जरा बच्चों देखो इसको, ये क्या बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्या बन रहा है बच्चों, मतलब ये आ गया 1/2, दिस एक्सप्रेशन इज a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस a होल स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, ये पॉजिटिव, क्योंकि ए बी सी का डिफरेंट है, ये जीरो तो नहीं हो सकता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, फाइनली क्या मिला, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, और इक्वल टू जीरो कब होगा, जब ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, इस चीज को जल्दी नोट कर लो, एक फुटनोट बना के अपना, तब आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट स्लाइड लगाना। बेटा नेक्स्ट तुम्हारे सामने एक छोटा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और सवाल ये है, इसको फैक्टराइज करना है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको फैक्टराइज कर लेगा, जल्दी बताओ। x to the power 4 plus x square plus 1, can you factorize it? इसकी बेटा बहुत यूज होने वाला है, जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन में कहा दिक्कत आ रही है उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम करोगे तो वहां पे एक्सप्रेशन मिलेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहां पर बेसिक मैथमेटिक्स में उठाना कंपलसरी है। और जरा देखते हैं बेटा इसको कैसे फैक्टराइज किया जाएगा, देखो ध्यान से, अपनी तरफ से 2x स्क्वायर, कोई फर्क पड़ा बेटा, इस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ये क्या हो गया, बेटा कुछ फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ना, फार्मूला बना भाई, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, फैक्टराइज हो गया ना। अब तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया तुम लोगों को, ठीक, बाकी 2 क्वेश्चन है, इनको तुम्हें सॉल्व करना है, ये तुम्हारा होमवर्क मान लो इसको। तो फैक्टराइज कैसे करना है, एक है x की पावर 8 प्लस x टू दी पावर प्लस 4 प्लस 1 को फैक्टराइज करना है, x टू दी पावर 4 प्लस 4 को फैक्टराइज करना है, और तीसरा x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को k इंटू एफ एक्स लिखा है, जहां पे k कोई इंटीजर है, आपको k की वैल्यू बतानी है और साथ ही साथ एफ एक्स की वैल्यू बतानी है। यहां पे एफ एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 लीनियर एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट उनका दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ
3 लीनियर एक्सप्रेशंस। ओके, कल आंसर पूछूंगा तुमसे, जब कल क्लास होगी तो उससे 5 मिनट पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, और ये फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ के एफ एक्स लिखा हुआ है, हमें के की वैल्यू निकाली, के कोई इंटीजर है और एफ एक्स की वैल्यू बतानी है। एफ एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 लीनियर टर्म्स, 3 लीनियर टर्म्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। बताने बेटा इसको, आगे आ जाओ, आगे साइड लगाओ। हाँ, के एफ, इसकी वैल्यू के एफ एक्स है, तो के निकालना और एफ एक्स बताना है। यहाँ पे के और एफ एक्स के बारे में दिया हुआ है। बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी इंडिसेस। बेटा इंडिसेस में सिंपल आपको पता है कि अगर कोई नॉन जीरो नंबर हो और a टू द पावर b लिखा है, इसका मतलब a जो है उसको b टाइम्स हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लाई। ये तो मतलब होता है, जैसे भाई मैं तुमसे कहूं 3 क्यूब, तो क्या कहते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो a टू द पावर b का मतलब a जो है वो b टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो a इज कॉल्ड बेस और b इज कॉल्ड एक्सपोनेंट या पावर उसकी, ठीक है ना। तो इसके कुछ लॉज होते हैं बेटा, फटाफट उनको रिव्यू दे रहे हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस। बेटा पहला लॉ क्या कहता है कि अगर a की पावर m प्लस n है, उल्टा लिखते हैं इधर से, बेटा a की पावर m और a की पावर n लिखा है, तो ये a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। मतलब सेम बेस अगर है और पावर अगर मल्टीप्लिकेशन ऐसे नंबर दिए एक्सपोनेंट्स, तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। फिर देखो नंबर 2, अगर दो एक्सपोनेंट्स जो हैं सेम बेस की डिवीजन में हैं, तो उनकी एक्सपोनेंट्स सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन सब ध्यान रखना है आपको कि a जो है वो नॉन जीरो है, a की वैल्यू जीरो नहीं है। नंबर 3, a टू दी पावर m, उसकी होल पावर n लिखी है, ये जगह a टू दी पावर m है। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। किसी भी एक्सपोनेंट की पावर जो है अगर जीरो, तो कितना हो जाएगा, कोई लिमिटेशन है इसकी, कोई लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या बेटा, कि a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जीरो की पावर जीरो हो गया, तो बेटा तुमको पता है जीरो पावर जीरो को क्या कहते हैं, नहीं अनडिफाइंड नहीं है। दिस इज वन ऑफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बेटा, ये ध्यान रखना, a टू द पावर जीरो जो है वो जीरो टू द पावर जीरो इज वन ऑफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म। 7 फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी, दो चीजें बेटा होती हैं, नॉट डिफाइंड और इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट जो है वो, उसको हम अंडर सर्टेन कंडीशंस जो है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, जबकि जो डिफाइन नहीं है उसको डिफाइन करा नहीं जा सकता ना। तो कौन कौन सी फॉर्म होती है बेटा, जीरो बाई जीरो, हाँ, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव, जीरो की पावर जीरो, इन्फिनिटी की पावर जीरो, इन्फिनिटिव इंटू जीरो, 1 की पावर इन्फिनिटिव। कितनी होगी भाई, इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है। इन्फिनिटिव को अगर इन्फिनिटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी, हाँ या ना, हाँ या ना, नहीं आएगी।
क्योंकि इन्फिनेटिव इंटू इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव ही हो जाएगा, ठीक है ना। बेटा नियम नंबर 5 देखो, अगर a की पावर m और a की पावर n बराबर है, a 1 नहीं है और 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। बेटा अगर ये m लिखा है और ये a लिखा है, तो इसका मतलब होता है a टू द पावर 1 अपॉन, ये m लिखा है, ये n लिखा है, ये a लिखा है, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब a की पावर mn, सही है गलत, क्या गलती है, 1 अपॉन mn होगा। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अच्छा, इसको बिगाड़ दो भाई, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। दो तीन क्वेश्चन फटाफट करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, क्यूब रूट a टू दी पावर 9, ये लिखा हुआ है, और इसकी पावर कितनी है, 4। 6 रूट क्यूब रूट a टू दी पावर 9, अगेन इसकी पावर 4 लिखी है। भाई आंसर जल्दी बताओ क्या होगा, a स्क्वायर। कोई बच्चा a स्क्वायर बता रहा है कि सही आंसर है, a की पावर 4 एक बच्चे ने बता दिया, वेरी गुड। और कोई बता भाई, हाँ बेटा तुम बताओ, पीछे सुस्त बैठे हुए आज, हाँ क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, विजिबल है बेटा क्वेश्चन तुमको, हाँ बताओ। भाई ये कितना हो जाएगा, a टू दी पावर 9 तो ऐसे रहेगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 9 अपॉन 18, इसकी पावर कितनी है बेटा, ये कितना होगा, a टू दी पावर वही आ जाएगा 9 अपॉन 18 होल पावर 4, ये कितना आ गया 1/2 होल पावर 4, 1/2 होल पावर 4, ये हो गया a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a टू दी पावर 4, ये सही आंसर, ये तो आएगा ना, कोई कंफ्यूजन। सेकंड पार्ट तो कर लोगे, कितना आंसर आया जल्दी बताओ, नहीं हुआ। बेटे सेकंड पार्ट कहां से कितना आ रहा है, इसको बिगाड़ दूं मैं, इसे बिगाड़ू बेटे, कोई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं है इसमें, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो बेटा, इसी यही ऑफलाइन क्लास का फायदा है कि इमीडिएट जवाब मिलेगा। बेटा अगली प्रॉब्लम है, बाहर ए लिखा है, अंडर रूट ए अंडर रूट बी है बेटा, 2ab, आंसर बता रहे हो तुम, क्या रहा?
देखो निगेटिव पावर है, लॉ ऑफ इंडेक्स ये कहता है कि अगर ए की पावर माइनस एम लिखी है तो 1/a की पावर 1 हो जाएगी। अगर a अपॉन बी की पावर -1 है तो b अपॉन a की पावर 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब बेटा कितना हो गया, ये हो गया 2ab रूट a अपॉन अंडर रूट a प्लस रूट b। ये कितना आ गया 2ab रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b। ठीक है, कॉमन क्या था बेटा, 2ab अपॉन रूट a प्लस रूट b कॉमन आ गया। अंदर कितना बचा, कितना आ गया भाई, 2ab आ गया। तो आंसर 2ab तुमने सही निकाला। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर किसी बच्चे को आइडिया हो तो मुझे फटाफट करके दिखाए, नहीं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक भारी भरकम क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। एक बड़ा सा अंडर रूट लगा है, ये 3 लिखा है, फिर √3 लिखा है, फिर अंडर रूट लगा हुआ है 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 7 प्लस 48 लिखा हुआ है। बहुत सारे अंडर रूट लगे हैं भाई, और ये कोई परफेक्ट नंबर नहीं दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसमें। 1 मिनट का समय तुम्हारे पास में है, जल्दी बताओ कोई बच्चा है इसमें ऐसा जो मुझे बताएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। किसी को कोई आइडिया, जल्दी बोलो, किसी को आइडिया है इसमें, किसी को भी। देखो बेटा, कई बार ऐसा होता है कि जो अंडर रूट लिखा हुआ है, अगर अंडर रूट के अंदर की जो एक्सप्रेशन लिखी है अगर उसको होल स्क्वायर बना लो तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा ना, क्या गायब हो सकता है, यस। देखिए कैसे गायब हो रहा है बेटा। सबसे पहले इसको जरा उठा लो, 7 प्लस अंडर रूट 48 को जरा देखो। 7 प्लस 48 का मतलब कितना हो गया, 4√2 है ना। 4√2 की 4√3, 4√2। ठीक बेटा, अगर मैं 7 लिख दूं 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, कोई फर्क पड़ा बेटा इसमें, कोई फर्क पड़ा इसमें क्या, ठीक है ना। आपने जुगाड़ देखा ना बेटा, जुगाड़ लगाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिलकर 7 हो गया, नहीं हो रहा है। 4√3 को 2 इंटू 2√3 ने दिया, तो बेटा ये कितना होगा फाइनली, ये हो गया 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। एम आई क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, ठीक है चलो। हाँ, कोई कंफ्यूजन किसी को, तो भाई देखो ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, तो यहां पर ये कितना होगा फाइनली, इसकी जगह पर आ जाएगा 3 प्लस √3 2 प्लस √3, और यहां क्या लिख देंगे, ये तो आएगा ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी कितना हो गया ये, हाँ
अब कुछ कर सकते हैं बेटा इसमें? यस, अगेन जरा देखो, 4 प्लस 2√3 को √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3 या √3 इंटू 1 चलेगा? चलेगा ना? हाँ भाई, ये कुछ समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं बेटा? मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट कर रहा हूं जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और ऐसे मैनिपुलेट कर रहा हूं कि होल स्क्वायर बन जाए। तो भाई क्या बन गया? देखो ये बन गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हैं? ये आ जाएगा अंडर रूट में 3 प्लस √3, और ये कितना आ गया? √3 प्लस 1, ठीक है ना? आगे ये कितना आ गया बताओ? 4 प्लस, और अभी मैंने क्या किया? 4 प्लस √3 कितना लिखा है? इसका मतलब ये कितना आ गया? √3 प्लस 1। √3 कितना होता है? 1.732 प्लस 1 2.732। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था इंटीग्रल वैल्यू या इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ये एक्सप्रेशन दे दिया गया। कैलकुलेटर तो होगा नहीं तुम्हारे पास? 5 वाले जो ऑप्शन क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया ये। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है बेटा? ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाओ बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, लेकिन कई बार कुछ चीजें भूल जाते हैं उसमें, फटाफट देख लेते हैं। दो सेम क्वांटिटी के बीच में जो भी अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो वो रेशियो फॉर्म में लिखा जाता है, पता है ना? अगर एक क्वांटिटी है दूसरी क्वांटिटी बी है तो रेशियो बोलेंगे A/B, मतलब इसका मतलब A/B होता है। ये बात पता है ना? पहले इसको मैं बिगाड़ दूं। A/B एक रेशियो है या A/B, इसको MA/MB भी कह सकते हैं, NA/NB कह सकते हैं, जहां पे MN जो है वो नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है? अगर A/B C/D E/F लिखा है तो इनका कंपाउंडेड रेशियो, सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना। कंपाउंडेड रेशियो कितना होगा भाई? A/B इंटू C/D इंटू E/F, ठीक है? A/B एक रेशियो लिखा हुआ है A/B, तो इसका जो डुप्लीकेट रेशियो होगा वो A²/B² होगा, ठीक? और अगर मैं बोल दूं सब डुप्लीकेट तो वो √A/B होगा, मतलब A⁻½ B⁻²। कई बच्चे बेटा एक्चुअली में ये जो रेशियो प्रोपोर्शन है ये ICSE बोर्ड में पढ़ाया जाता है। बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों के मोस्टली इसमें कितने यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे? आई थिंक सभी यूपी बोर्ड के, आई थिंक सभी यूपी बोर्ड। अदर बोर्ड का भी कोई बच्चा CBSE बोर्ड या ISC बोर्ड? विच बोर्ड? IC बोर्ड। तो तुमने पढ़ा होगा 10th में रेशियो प्रोपोर्शन, है ना? ICSE में है, और CBSE में भी 9th में थोड़ा सा बताया गया। रेशियो प्रोपोर्शन 8th में पढ़ाया जाता है, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। तो दूसरा A/B अगर रेशियो है तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? A³ और सब ट्रिप्लीकेट A⁻⁻3 B⁻⁻⁻, ठीक है? और दूसरा अगर A/B लिखा है, दूसरा C/D लिखा है, तो सिंपल वही तरीका होगा जो कि डिवीजन का तरीका होता है। कितना जाएगा? AD/BC, ठीक है ना?
न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और नीचे का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है ना? इस समझ में आ गई बात ना? दो रेशियोज कंपेयर करना पता है तुम लोगों को? दो रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं ना, कैसे कंपेयर करते हैं? डिनोमिनेटर बराबर करके या न्यूमरेटर बराबर करके, ठीक है ना? जैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं वैसे ही। बेटा इसके बाद में बात करते हैं अबाउट दी प्रोपोर्शन। ये कहता है कि अगर दो रेशियोज हैं ए बी और सी डी आपस में बराबर है तो हम लोग कहते हैं कि भाई प्रोपोर्शन में, ठीक है ना? और इसको लिखते हैं कि ए इज टू बी प्रोपोर्शन का बहुत बढ़िया यूज होता है, ठीक है ना? प्रोपोर्शन का यूज में एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जानते हो तुम लोग? आप लोगों में से कई लोग शायद ना पता हो, इसलिए मैं यहां पर उसको यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इन प्रोपोर्शंस के कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल की हेल्प से क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा पहला रूल क्या है कि अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है तो b अपॉन ए डी अपॉन सी के बराबर होगा। इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। ये नाम थोड़े से अजीब से हैं, है ना? ये कौन सी भाषा होती है जहां पे ओ लगता है, बताओ? हाँ, डच लोग इसको इस्तेमाल करते हैं भाषाओं को, है ना? तो इसे बोलते हैं इन्वर्ट, माने क्या होता है ना, बदल देना, इन्वर्टेंडो। दूसरा क्या होगा, यही पर चल रहा है, नियम नियम नंबर पहला था। नियम नंबर 2 कहता है, इसके बाद में इंप्लाई कर रहे हैं कि a अपॉन सी बराबर b अपॉन डी हो जाएगा। ये सबको पता है भाई, ये सी को नीचे लाओ, b को तो क्या फर्क पड़ता है? इसे बोलते हैं अल्टरनेंडो। अल्टर कर दी ना, अल्टरनेट। तीसरा नियम इंपॉर्टेंट बेटा, ये कहता है अगर a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के है तो ये a प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी के बराबर होगा। क्यों भाई? इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। क्या बोलते हैं? इसमें जो रेशियो दिया होता है कि दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसे बोलते हैं कंपोनेंडो। और ठीक बेटा इधर a माइनस बी अपॉन बी बराबर सी माइनस डी अपॉन डी, ठीक? ये क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं डिविडेंडो। क्या बोलते हैं? और इन दोनों रूल को कंबाइन कर दिया, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से घटा दो, ये जो तुम्हारा मिल जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो रूल बनेगा ये कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सीक्वेंस सीरीज में खूब यूज होता है, ठीक है? ये नोट कर लो मेरे कहने से अपने दिमाग में, इसको आता है वो ठीक, इसको नहीं आता नोट कर ले। रिपीट कर दे। देखो बेटा जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आपसे कहा जा रहा है प्रूव दैट x1 बराबर x2। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले लिया, तुम्हारे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर रूल पता है तो काम आसानी से हो जाएगा। देखो बेटा इसमें क्या कर दिया हमने, कहा कि अप्लाइंग सीएनडी। सीएनडी रूल कहता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दो और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटा दो, और दोनों का रेशियो वही होगा जो इधर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करने पर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करने पर। तो कितना आ जाएगा भाई, x1 प्लस 1 प्लस x1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस, ये आ जाएगा x2 प्लस 1
प्लस x2 माइनस 1, x2 प्लस 1 माइनस x2 प्लस 1। देखो भाई कितना हो गया, देखो 1 1 कैंसिल, x1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, x2 कैंसिल, 2x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x2 अपॉन 2, x1 बराबर x2 आ गया। जब रिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आता था, तुम लोग याद होगा, शो करना है ये फंक्शन 1 1 है, याद है, वहां पे इस्तेमाल होगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया ना। एक नियम और ध्यान कर लो बेटा, बहुत अच्छा नियम है। ये कहता है अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, तो जो ऊपर लिखा होता है बेटा इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंस। तो ये a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, तो ये a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, मतलब अगर ऊपर न्यूमरेटर जोड़ दो डिनोमिनेटर को जोड़ दो तो यू विल हैव द सेम रेशियो, माइनस कर दो देन यू विल हैव द सेम रेशियो, इनका स्क्वायर ऐड कर दो और पावर हाफ कर दो, यू विल हैव द सेम रिजल्ट। आप चेक करके देखिएगा, ठीक है ना। इसका भी बेटा इस्तेमाल होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर हम लोग इसी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन साइन थीटा अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन बी लिखा हुआ है, और कहा करना है कि ई रेशियो जो वो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। तो कैसे करोगे, देखो सिंपल ही एक नियम लगा दोगे। जैसे मैंने तुमसे कहा कि साइन थीटा अपॉन ए बराबर कॉस थीटा अपॉन बी, ठीक। तो जरा क्या कहा तुमको, उसको इसे लिख सकते हो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा बेटा कितना हो गया, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना हो गया, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, यू समझ में आया तुम क्या है इसका, कोई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं हो रहा है। देखो साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन बी के बराबर दिया था, आपसे कहा था साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। कई तरीके हैं लेकिन उसमें से एक तरीका ये नियम से मैंने क्या किया, सिंपल, कुछ बच्चे इसको के मानते हैं, साइन थीटा बराबर के ए, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर के बी, फिर स्क्वायर करके ऐड करते, के क्यू निकालते फिर रखते, ये तो काम करते हैं ना। उसका अल्टरनेटिव ये है कि जल्दी से काम हो जाए, इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर दो, अंडर रूट लगा दो, इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर दो, अंडर रूट लगा दो, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो क्या आ गया हमारे सामने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हेन वी विल इक्वेट दिस fraction to this one, we will have cos theta is equal to b upon under root a square plus b square। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे बढ़ो बेटा, इसको स्लाइड बढ़ाओ, दोनों प्रपोर्शन तो हो गया, आगे बढ़ जाओ फटाफट देख लो। इस मेथड को भी क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, 11 में भी यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल में एलिमिनेंट्स निकालने के लिए। एलिमिनेंट्स समझो ना, जैसे दो इक्वेशन दे दी गई, उससे कहा जाएगा भाई जो आंसर है उसमें साइन कॉस टेन नहीं होना चाहिए, ऐसे बताओ फटाफट। तो एलिमिनेंट्स बोलते हैं उनको, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी होती है, डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह के बारे में बात करते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज वेरी यूजफुल फॉर दी प्रॉब्लम्स सॉल्विंग। ठीक है ना, तो जरा देखें इसको फटाफट क्या होता है। देखो भाई, ये कहता है कि दो इक्वेशन दिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ध्यान रखना है कि सारे कॉन्स्टेंट एक तरफ हो, ठीक। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। वी वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फटाफट रूल देख लो क्या होता है। देखो ऐसे क्या करते हैं, चक्की चलाते हैं, कहां चलाते हैं, फ्रॉम द मिडिल पार्ट, यहां चलाया, कहीं चलाया ऐसे, ये देखो ये गई। क्या करेंगे, वी विल राइट दी वेरियस कोफिशिएंट्स जो दिए हुए हैं यहां पर x y और कौन से टर्म दिया है उनको लिखेंगे।
वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल पार्ट, माने सबसे पहले y का कोफिशिएंट लिखेंगे, ये कितना बेटे b1, फिर c1, फिर a1, फिर b1, कंप्लीट कर दी साइकिल। अगेन b2 c2 a2 b2। ध्यान रखना है कौन सी टर्म एक ही तरफ होना चाहिए सारे, अगर उधर की ओर है तो माइनस साइन का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए सबसे बेटर तरीका है कि सबको एक तरफ ले आओ। अभी क्या करना है, यहां पर लिखना है x, यहां लिखना है y, यहां लिखना है 1। ठीक, देखो पोटेंशियल क्या थे, इसमें तुमने y का कोफिशिएंट लिखा था, कांस्टेंट लिखा था, क्या नहीं लिखा था, x नहीं लिखा था ना, कोफिशिएंट, तो ये x की वैल्यू के लिए बनेगा। इसमें c और a आ रहे हैं, c और a क्या है, c और a x के लिए है, y के लिए तो यहां y आ जाएगा, और इसमें कांस्टेंट है तो 1 की है। ठीक, कोई दिक्कत? देखो बेटा ये मेन डायगोनल है और ये स्क्यू डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये है मेन डायगोनल और ये ऐसा आपका स्क्यू डायगोनल। तो पहले मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ स्क्यू डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल माइनस स्क्यू डायगोनल, मेन डायगोनल माइनस स्क्यू डायगोनल, तो कितना आ जाएगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। कोई दिक्कत तो नहीं? ये कितना आ जाएगा भाई, x बराबर, इसको कंपेरिजन कर लीजिए फटाफट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है ना, सॉल्व हो गया ना ये मैथड ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।